हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है सबका अपने चैनल राज टीचिंग में। और आज मैं लेकर आया हूं पहले मॉडल पेपर का खंड ब क्वेश्चन नंबर 4 से 13 तक आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक तो अकेली रूट की संख्या दी गई हो, जैसे √2 पूछ लिया जाता है, √3, √5, √6, √7 इस तरह की संख्या, या फिर संख्या प्लस माइनस गुणा और भाग में पूछी जाती हैं। तो अभी आपसे ये प्लस में पूछा गया है, तो कभी सिंगल इसी टॉपिक के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग जरूर देखना। लेकिन एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसके अंदर अपने को क्या करना होता है कि यहाँ से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अलग अलग करना होता है। जैसे आपको दे रखी है संख्या, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अपरिमेय संख्या का कोई रूप नहीं होता, लेकिन परिमेय को हम P/Q में लिख सकते हैं। इसलिए हम इस संख्या को मान लेंगे कि माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको परिमेय संख्या लिख रहे हो तो हमें यह पता है कि अपरिमेय संख्या का एक अनुबंध होता है कि इसका हर कभी भी 0 नहीं होता। इसीलिए P/Q बराबर 3 + 2 √ 5 हो जाएगा। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि P और Q कोई सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता कभी भी। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, या लिखना हो तो लिख देना P व Q कोई सहअभाज्य अभाज्य संख्या। यहां से P/Q है, तो यहां से अपने को रूट की संख्या को अलग करना है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को अलग करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग किया जाता है तो वह संख्या अपरिमेय होती है। तो अपने को इन दोनों को अलग अलग करना है। तो यहाँ से सबसे पहले 3 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। इधर बचेगा 2 √ 5। अब इसके बाद इसका लेसर पे लेकर इसको A/B की कंडीशन में लाएंगे। तो यहां से Q को हम लेंगे लेसर पे, Q को Q से करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 1 को P से गुणा करेंगे P, और Q को 1 से करेंगे तो Q को 3 से इंटू करेंगे 3Q बराबर 2 √ 5। अब हमें इस √5 को अलग करना है, तो ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो P - 3Q बट्टा में 2Q बराबर √5। अब यहां से स्टूडेंट हमने जब अकेली संख्याओं को प्रूव करते हैं तो उसमें हम ये सिद्ध करते हैं कि यहां पर P और Q जो है वो पूर्णांक होते हैं। तो हम यहां लिख देंगे चूंकि यहां P व Q कोई पूर्णांक है, इसीलिए पूर्णांक माइनस 3 इंटू पूर्णांक बटा में 2 इंटू पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो संख्या है वो परिमेय है और ये नीचे ये वाली संख्या जो वो अपरिमेय है। तो अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, और हमने क्या देखा था कि यदि, यहां लिख दो, बड़ी वाली एक लाइन होती है, यदि किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा या भाग किया जाता है तो संख्या अपरिमेय होती है। अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। इस लाइन से ये प्रूव हो जाता है कि हमने एक को अपरिमेय कर दिया, एक को परिमेय कर दिया, और ये दोनों प्लस में लिखी हुई है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। आपको दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्यंक ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ लिख देंगे बहुपद जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3। देखो इसकी दो विधियां हैं, मैं आपको एक आसान सी विधि बताता हूं। क्योंकि इसका जो मानक समीकरण होता है ओ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। तो इस कंडीशन में कई बार आपको केवल और केवल ये और ये देता है, कई बार ये और ये देता है। तो दो प्रकार के सवाल इसके अंदर बनते हैं, एक में तीनों दे दिए जाते हैं ए बी सी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब आपको केवल ए और सी दिया गया हो तो इस कंडीशन में डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, हम इसके शून्यक लेना चाहते हैं, यानी कि इसके बराबर क्या रख देंगे, शून्य, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहां से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब ये 3 इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस माइनस 3 और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगने का मतलब है कि x जो है वो एक बार प्लस का 3 आएगा और x जो है एक बार माइनस का रूट 3 आएगा। मतलब ये दो शून्यक हो गए, शून्यक का मतलब होता है अल्फा और हम इसको लिख देते हैं बीटा। अब इसके बाद हम करेंगे इसके सत्यता की जांच। जब आप इसकी सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच में स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंकों का योग, इसको बोलते हैं शून्यंकों का योग। इसका सूत्र होता है स्टूडेंट माइनस के बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं सी बटा ए। और यहां से ये ए बी और सी होते हैं। यहाँ ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, बी का मतलब होता है एक्स के गुणांक और सी का मतलब होता है अचर पद। सी का मतलब अचर पद। अब यहां से यहां देख करके इस बहुपद से हम रख देते हैं। यहां से देखिए ये लिखते हैं माइनस के माइनस बी का मान जो है आपके पास यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, बी वाला कोई है ही नहीं, एक्स वाला कोई पद यहाँ पे नहीं है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा बटा में। सी आपके पास कितना दे रखा है, माइनस के 3 दे रखे हैं, तो ओवरऑल जो ये जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा शून्य। शून्यंकों का योग जो है वो शून्य के बराबर आ जाएगा। फिर आता है शून्यंकों का गुणनफल। तो सी जो है आपके पास माइनस के 3 है और एक्स स्क्वायर के गुणांक जो है कुछ भी नहीं है तो क्या होते हैं, हमेशा एक होते हैं, तो एक आ जाएगा, यानी कि उत्तर जो आपके पास आ जाएगा इसका माइनस के 3 आ जाएंगे। अब इसको इधर से चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि √3 प्लस माइनस के √3 बराबर में आपके पास कितना आ रहा है, 0। चेक कर लेते हैं, तो √3 प्लस माइनस माइनस के √3 बराबर 0। तो ये बिल्कुल सही है, 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है √3 इंटू माइनस के √3 बराबर में क्या आ रहा है आपके पास, माइनस के 3 आ रहे हैं। तो यहां से भी चेक कर लेते हैं, √3 को √3 से करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है और प्लस माइनस माइनस के 3 आ जाते हैं, तो ये भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा जो है प्रूव हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि दो अंकों की संख्या जो है इसका मतलब होता है कि एक अंक जो है वो इकाई का होगा और एक अंक जो है वो दहाई का होगा। जैसे हम मान लें कि संख्या 12 है, मान लीजिए अगर 12 है तो इसमें ये अंक जो है वो इकाई का है और ये जो अंक है वो दहाई का है। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे कि माना संख्या का इकाई अंक मान लीजिए x है और
संख्या का दाही अंक जो है हमने मान लिया है y मान लेते हैं, तो वह संख्या जो हो जाएगी, अब देखो जो दाही अंक होता है इसका मतलब 12 संख्या बनती कैसे है, इसका मतलब इकाई को 1 से गुणा किया जाता है और दाही को 10 से गुणा किया जाता है, तब जाकर ये संख्या बढ़ती है। तो 2 एका 2 प्लस 10 एका 10, तब जाके ये 12 बना। उसी प्रकार यहाँ भी संख्या कैसे बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो इकाई है उसको 1 से गुणा करेंगे प्लस जो दाही है उसको 10 से गुणा करेंगे, 10y, मतलब जो संख्या आपके पास बनेगी 10y प्लस x, ये एक्चुअल संख्या है। अब यहां लिख देंगे कि अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या। देखो अंकों का स्थान अगर पलट देते हैं तो इकाई जो है वो दाई बन जाएगा, जो दाई है वो इकाई बन जाएगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगी भाई 10x प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, क्योंकि देखो जो अभी दाई है उसको 10 से गुणा किया जाएगा, जो इकाई है उसको 1 से गुणा किया जाएगा, तो ये संख्या बन जाएगी अंकों का स्थान पलटने पर। अभी आपको क्या दे रखा था कि वह संख्या और अंकों का पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी इन दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास ये योगफल आता है वो 66 के बराबर आता है। तो हम यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया रखा है कि इन दोनों का योग जो है यानी 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर है आपके पास 66 के। तो ये x और 10x जुड़ेंगे तो 11x हो जाएंगे, ये 10 और ये y जुड़ेंगे तो 11y हो जाएंगे, यानी समान पदों को जोड़ देंगे। अब देखो 11 का भाग सब में जा रहा है तो सबको 11 से विभाजित कर देंगे, 11 का इसमें भाग देंगे तो ये x बचेगा, इसमें भी 11 का भाग और इसमें भी 11 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको दूसरा दे रखा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब दोनों संख्याओं का जो अंतर दे रखा है वो 2 के बराबर है, चाहे आप दाई में से इकाई को घटाओ चाहे इकाई को दाई में से घटाओ, दोनों का अंतर जो है वो 2 है, तो हम मान लेते हैं, हम लिख देते हैं चूंकि संख्याओं का अंतर या अंकों का अंतर 2 है, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब हमें विलोपन विधि से पता है कैसे करना होता है, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं और y बराबर है, तो हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 और 1 व 2 को जोड़ने पर, अगर मैं x को काटता तो फिर इसका चिन्ह बदलना पड़ता, फिर घटाने पर लिखना होता। अब यहां से चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, y से y कैंसिल, x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, 6 और 2 जुड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, तो x बराबर 8/2, यानी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 4, यानी कि इकाई जो अंक है वो 4 के बराबर है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, दोनों में मिल जाएगा, तो किसी भी एक समीकरण में यूज कर लेंगे हम x की वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। अब ये 4 उधर जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या आपके पास आ जाएगी, आपके पास क्या थी वह संख्या 10y प्लस x, तो 10y यानी कि 2, y की वैल्यू कितनी है 2, 10y प्लस x, तो प्लस x की वैल्यू कितनी है 4, तो 10 2 20, 20 और 4 24, तो वह संख्या कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 24 आ जाएगी। ऐसी और बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है वो 2 होगा, लेकिन दोनों का योग 66 हो, ऐसी कुछ संख्याएं हैं, जैसे एक तो 24 हो जाएगी और एक हो जाएगी आपके पास 42 में भी अंतर 2 का है और
दोनों को अगर जोड़ते हो तो योग जो है आपके पास 66 मिल जाएगा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो वह संख्या जो है आपके पास आएगी 24 आएगी, अंकों का स्थान पलटोगे तो 42 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको इसका 20वां पद जो है ज्ञात करना है। तो एपी के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, समांतर श्रेणी है ये। आपको दे रखा है 14 पदों का योग। 14 पदों का योग का मतलब होता है कि S14 बराबर 1050 है। इसका मतलब पदों की संख्या जो है आपके पास 14 है। और आपको क्या दे रखा है, प्रथम पद 10 है, मतलब ए का मान आपको दे रखा है 10। और आपको ज्ञात क्या करना है, 20वां पद, यानी कि A20 आपको ज्ञात करना है। 20वां पद आपको ज्ञात करना है। हमने सारे मान ले लिए हैं। अब हमें ये पता है कि SN दे रखा है आपको, ये SN के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये SN के बराबर है। तो यहां से SN का फॉर्मूला लगेगा। यहां से आपके पास N है और A है। अगर आप यहां से D ज्ञात कर लें, यहां से अगर आप D ज्ञात कर लें तो आप A20 ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि A20 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 19D होता है। तो A हमारे पास है, D आपको चाहिए। तो यहां से हम बड़े वाला फॉर्मूला लगा देंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से डी वाला, इसके दो फॉर्मूले हैं, लेकिन आप दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस होता है डी और ए एन का। ए एन आपके पास होता है तो हम छोटे वाला लगाते हैं, और डी अगर आपके पास है तो बड़े वाला लगाते हैं। अभी आपको डी चाहिए इसलिए मैं बड़े वाला लगा रहा हूँ। तो एस एन जो है आपके पास 1050 दे रखा है। एन का मान आपके पास 14 है। 2 इंटू ए का मान आपके पास 10 है, और एन आपके पास 14 माइनस 1 है, और डी आपको ज्ञात करना है। अब स्टूडेंट इसको काट देंगे हम, 7 बार कटेगा। अब 1050, अब देखो यहाँ से 7 बार काट दिया है, ये 7 इधर इसके पूरे की गुणा में है, तो ये 7 इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, भाग में चला जाएगा। अब इधर जो बचेगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। 14 में से 1 घटेगा, 13 बचेगा, और 13 डी आ जाएगा। अब यहां से पहले इसको कैंसिल आउट करो, 7 से कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, और 15 7 जा 15 7 105, 1 जीरो बच गई, तो 1 जीरो को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। यहां से 20 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 150 माइनस 20 बराबर 13 डी आएगा। अब 150 में से आप 20 को माइनस करेंगे तो 130, और 13 डी। अब आपको डी चाहिए, तो ये 13 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 130 बट्टा में 13 बराबर डी। अब 13 से ये जी कट रहा है, 13 एका 13, 1 जीरो बच गई तो 1 जीरो, यानी कि डी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 13। जब आपके पास डी आ जाता है, अब यहां से हम A20 ज्ञात कर लेंगे। A20 का फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, और आप AN का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो A प्लस 19D, ये बनता कैसे है, ये बनता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो N की वैल्यू जो है वो 20 दे रखी है, तो A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 19D बन जाता है। इस तरह से मैंने डायरेक्ट इसको याद रख लो, कम एक करके डी लगा देते हैं। तो यहां से A20, ए की वैल्यू जो है आपके पास 10 है, प्लस 19 इंटू डी की जो वैल्यू आई है आपके पास 10, सॉरी 10 आई है स्टूडेंट। डी की वैल्यू 10 आई है, तो इसको 10 से इंटू कर देंगे, तो 10 प्लस 19 को 10 से गुणा करेंगे तो 190 आ जाएगा, और कुल जो आ जाएगा 200। तो यानी कि इसका जो 20वां पद आएगा वो 200 आएगा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा है, छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। आपको दे रखा है कि त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज OBA। तो आपको ये दे रखा है DOC और OBA दे रखा है। इस तरह से आपको दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप दे रखे हैं आपको, और आपसे पूछा गया है
कि सॉरी आपको BOC 125 दे रखा है, CDO 70 दे रखा है और AOB आपको ज्ञात करना है। मतलब AOB ये वाला जो एंगल है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहां से स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुझे मतलब एक ही कोण ज्ञात करना है AOB, तो इसके लिए मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हम इसके बिना भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसको। कैसे, ध्यान से समझना, इजी सा क्वेश्चन है, हालांकि टफ किया हुआ है बट इतना टफ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि अब ध्यान से समझना, आप डायरेक्ट इसको एक रेखा नहीं लिख सकते AB, हालांकि हम AC डायरेक्ट अगर रेखा लें तो इन दोनों का कोणों का योग 180 होता है, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं या रैखिक कोण युग्म कहते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, ये सीधी एक रेखा नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज OBA है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण समान होते हैं। तो यहां पर संगत कोण समान होते हैं, क्या होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। अगर संगत कोण समान होते हैं तो स्टूडेंट ये कोण जो है, ये अगर 70 है तो ये कोण जो है, देखो D का संगत O होगा और O का संगत B होगा और C का संगत जो है वो A होगा। इस C का संगत A है, ये DOC और OBO दे रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो कोण है DOC नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ODC है, ये लिखने में मिस्टेक हुई है, ODC दे रखा है एक्चुअली इसमें। तो यहां से ये ODC हो जाएगा। जब ये ODC होगा तो D जो है वो B के संगत हो जाएगा, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण D, जो कि कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा। अगर ये 70 डिग्री का आ जाएगा और हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण जो है वो बराबर आएगा, और ये अगर 125 है, ये वाला कोण जो है वो 125 है, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण जो है, या इसको हम दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये 125 है तो ये भी 125 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है, और 1 और 2 भी बराबर होगा। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, ये 20 70 आ गया आपके पास। अब यहां से हम क्या लिख देंगे कि एक ही बिंदु पर बने कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिख देंगे कि 125 प्लस 125 प्लस कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 360। स्टूडेंट मैंने 2 की जगह 1 लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएंगे 250 प्लस 2 कोण 1 बराबर 360। यहां से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको, तो -250, इधर इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 0 1 और 1, ये 2 इधर आएगा तो भाग में, यानी 110/2। ये जो कोण आपके पास आएगा 55 डिग्री का, कोण 1 आपके पास 55 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। वैसे भी संगत कोण है, कैसे कोण है ये, संगत कोण है, O और O तो संगत है, यानी कि DOC और BOCA जो है बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं कि DOC बराबर BOA आपको दे रखा है, इसीलिए कोण BOA या AOB जो है वो 55 डिग्री आ जाएगा। एक तो इसका ये तरीका है स्टूडेंट। शॉर्ट में अगर आप करना चाहो तो सेकंड टाइप जो है इसका, वो मैं आपको बता दूं, अगर शॉर्ट में करना चाहते हो, ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको शॉर्ट में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये 125 दे रखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 125 प्लस कोण BOA बराबर 180, हम यहाँ लिख देंगे संपूरक कोण है,
संपूरक कोण है। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, BOA बराबर 180 माइनस 125, ये आ जाएगा BOA 55 डिग्री। ये स्टूडेंट 1 नंबर के क्वेश्चन में ठीक रहेगा, बट 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है और आपको समरूप त्रिभुज दिया जाता है तो फिर आपको फुल डिटेल ही करना पड़ेगा, ताकि प्रूव करना पड़ेगा कि ये बराबर कैसे होंगे। जैसे हमने ये देखा कि कोण 1 और 1 2 बराबर है, तो मैंने दोनों को लिख दिया। अदरवाइज आप दिखाना चाहो तो यहाँ दिखा सकते हैं, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 भी है, इसी विधि से संगत कोणों वाले नियम से। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9। आपको दे रखा है कि बिंदु A 2, -2 है, बिंदु B माइनस के 7, 4 है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची, यहाँ पे बिंदु A है जो कि 2, -2 है, और इधर एक बिंदु B है जो कि आपको दे रखा है -7, 4 है। आपको कह रहा है कि इस रेखा को समान 3 भागों में विभाजित करने वाले, मतलब ये 2 बिंदु लगा दिए मैंने, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। ये 2 ऐसे बिंदु है जो इसको 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो यहां से हमें C और D के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने हैं। अब यहां पर C और D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट आपको चाहिए अनुपात। अगर आप अनुपात ले लें तो अंत्य विभाजन जो सूत्र होता है हमारे पास, उससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं इनका अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इनके अनुपात के लिए हम ये देखते हैं कि इस रेखा के कितने भाग हैं। तो इस रेखा के कुल 3 भाग हैं, 1, 2 और 3 भाग हैं। अगर मैं C के लिए अनुपात देखूं तो C से पहले कितने भाग हैं और C के बाद में कितने भाग हैं। तो C से पहले 1 भाग है और C के बाद 2 भाग हैं, तो इसके जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। इसे हम लिखते हैं M1:M2 लिखते हैं, और इसको लिखते हैं X1 Y1, ये होता है हमेशा X2 और ये Y2 होता है। इसी प्रकार स्टूडेंट जब आप D को ज्ञात करेंगे तो D के लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग है, तो 2:1 हो जाएगा। इसी को M1 और M2 लेंगे। कब लेंगे, इसको सेकंड टाइम लेंगे D के लिए और इसको लेंगे C के लिए। अब यहां लिख देंगे चूंकि CAB को M1:M2 यानी 1:2 में विभाजित करता है, इसीलिए C के निर्देशांक x, y आपको ज्ञात करने हैं। तो आपके पास स्टूडेंट x और y दोनों का फॉर्मूला होता है x बराबर M1 x2 प्लस x1 M2 बट्टा में M1 प्लस M2 होता है। इसी प्रकार y के लिए होता है y बराबर M1 y2 प्लस y1 M2 बट्टा में M1 प्लस M2। ध्यान रहे अंत्य विभाजन सूत्र है ये। कौन सा सूत्र है ये, अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन सूत्र से है। और इसी का अगर कोई बाह्य विभाजन हो तो बाह्य विभाजन के लिए बिंदु बाहर मिलते हैं, इसीलिए बाह्य विभाजन में चिन्ह माइनस का आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। अब यहां से इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को याद कर लें, ये बहुत काम आएगा आपके आगे भी। तो यहां से x1 y1 x2 y2 ये है, m1 m2 ये रहेगा। और जब d को ज्ञात करेंगे तो x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, केवल m1 और m2 जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर, अब देखो m1 की वैल्यू जो है आपके पास 1 है, x2 की जो वैल्यू है आपके पास -7 है, यहाँ पे -7 जो है वो x2 की वैल्यू है, प्लस x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 2, और m2 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 2 है। अब यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा। तो x बराबर, दोनों का इंटू करेंगे, प्लस माइनस -7 प्लस 2 × 2 4 बट्टा में 2 को 1 से जोड़ेंगे 3। तो यहाँ पर देखोगे तो -7 है, +4 है। याद रखो दो असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह भी वही आता है, असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। अब यहाँ से माइनस के साथ बड़ी संख्या है तो -3 बचेंगे, बट्टा में 3 कैंसिल होगा, तो x बराबर -1 बचेगा,
इसी प्रकार इधर से y ज्ञात कर लेंगे। y बराबर m1 आपके पास है 1, y2 आपके पास कितना है 4, प्लस y1 आपके पास माइनस के 2 है, m2 आपके पास 2 है, 1 प्लस 2, y बराबर 4 एका 4 प्लस माइनस माइनस 3, 4 में से 4 जाएगा 0, 0/3, यानी कि y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि c के जो निर्देशांक हैं वो माइनस के 1,0 आ जाएंगे। इसी प्रकार हम d के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहां लिख देंगे चूंकि DAB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, इसीलिए d के निर्देशांक x, y, x बराबर m1 x2 x1 m2 m1 प्लस m2, y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस y1 m2 और m1 प्लस m2, ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर दोनों के मान रख देंगे, x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। अब m1 और m2 जो है वो यहाँ से लेंगे हम, ये वाले जो m1 और m2 है आपके पास, ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से x बराबर m1 की जो वैल्यू है अब 2 है, x2 की वैल्यू माइनस के 7 है, प्लस x1 जो है आपके पास 2 है और m2 की वैल्यू जो है वो 1 है, बटा में 2 प्लस 1 हो जाएगा। x बराबर 7 को 2 से करेंगे माइनस के 14 प्लस के 2 बटा में 3, आप यहां से घटाओगे तो माइनस के 12/3, 3 का भाग 12 में करेंगे तो 4 बार जाएगा स्टूडेंट। तो x बराबर जो है वो माइनस के 4 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या थी तो माइनस के बचेंगे। अब इधर इसी प्रकार जो है y को ज्ञात कर लेंगे। y बराबर m1 जो है वो आपके पास 2 है और y2 जो है आपके पास 4 है, y1 जो है आपके पास माइनस के 2 है और m2 जो है आपके पास 1 है और 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो y बराबर 4 2 8 प्लस माइनस माइनस के 2 बटा में 3, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी 6/3, यानी काटेंगे तो कितना बच जाएगा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। इसीलिए हम कह सकते हैं कि d बराबर माइनस के 4,2 आ जाएंगे। इस तरह से ये दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे c और d के स्टूडेंट। 10 है स्टूडेंट, आपको दे रखा है 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी आपको दे रखा है और आपको ये भी कहा गया है कि 0 यानी कि ये जो a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या 90 के बराबर है, और साथ में ये कह रहा है कि a जो है वो b से बड़ा आएगा, ये फिक्स है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इसके उत्तर जो है वो फिक्स होते हैं और कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसके उत्तर लगभग सेम ही है, हर बार सेम ही आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। और इसी का एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, उसको आप जो है घर पे सॉल्व करके उसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन दे रखा आपको tan a प्लस बी बराबर √3। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सारणी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके tan a प्लस बी दे रखा है √3, तो tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि tan 60 डिग्री बराबर √3 के होता है, याद रहे tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 के बराबर होती है, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री। तो यहाँ tan से tan कैंसिल आउट होता है तो a प्लस बी जो है वो आपके पास 60 आ जाता है, समीकरण नंबर 1 हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार पुनः आपको क्या दे रखा है, यहाँ लिख देंगे पुनः tan a माइनस बी जो दे रखा है आपको 1/√3 दे रखा है, और इसका भी हमें ये पता है कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो यहाँ से हम tan 1/√3 की वैल्यू रख देंगे, tan a माइनस बी बराबर tan
30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। तो समीकरण 1 यहाँ लिख दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखो जोड़ा मैंने क्यों, क्योंकि b दोनों में बराबर है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, विलोपन विधि से दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए। अब a से a को जोड़ेंगे तो ये 2a आ जाएगा बराबर में 90। 2a बराबर 90, तो a बराबर जो है वो 90/2 आएगा, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आएगी। यदि a की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है स्टूडेंट, तो a का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 डिग्री है प्लस b बराबर 60, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस, तो 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू जो आपके पास आएगी स्टूडेंट 15 डिग्री आएगी। और ये दोनों उत्तर फिक्स है, a की वैल्यू हमेशा 45 आती है और b की वैल्यू हमेशा 15 आती है, इन दोनों को याद रखें स्टूडेंट। तो इस तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से लिखवाता हूं ताकि आप जो है इसका उत्तर मुझे बताएंगे। बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी उसमें भी, सिर्फ और सिर्फ मैं शुरू वाला जो है इसको लिख रहा हूं। आपको दे रखा है कि यदि साइन a प्लस बी √3/2 और कोस a माइनस बी √3/2 हो तो a व b को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके पास और इसको आप जो है करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास। आपको दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए ये एक चिमनी है जो कि सीधी खड़ी है। चिमनी का मतलब जैसे ईंट वगैरह पकाने के लिए जो चिमनी बनाई जाती है आपने देखी होगी, इस तरह से जो बनाई जाती हैं और सीधी खड़ी होती हैं ये बिल्कुल। और ये कह रहा है कि इससे 28.5, इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर कोई प्रेक्षक खड़ा है, यानी कि कोई व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति जो है इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 1.5 मीटर, इस व्यक्ति की ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखी है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको इधर मिला दूं इसी के समांतर, तो यहां से यहां तक भी 1.5 मीटर हो जाएगा। इसका मैं कारण अभी आपको बता रहा हूं कि इसको क्यों मिलाया जाता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, यदि कोई प्रेक्षक या किसी भी लड़के या लड़की की ऊंचाई अगर आपको दे दी जाती है, और उस समय आपको क्या ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो न्यून कोण जो बनता है नीचे से ऊपर की तरफ जो बनता है वो न्यून कोण होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है वो अवनमन कोण होता है। तो नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो तो कोण कहां से बनता है, आपकी आंख से बनता है। आंख से बनता है तो हाइट भी आपकी आंख से ऊपर ऊपर मापी जाती है। इसीलिए जब आप इसको हल करने के लिए जिस समकोण त्रिभुज की आकृति बनाते हैं, उस समकोण त्रिभुज के लिए जो ऊंचाई ली जाती है उसमें से हमेशा जो व्यक्ति की हाइट दी जाती है उसको हमेशा कम किया जाता है। इसीलिए ये जो लाइन मैंने इसके समांतर खींची है। यहां पर आपको दे रखा है कि इसकी आंख से जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का है। स्टूडेंट अगर मैंने इस रेखा के इसको समांतर खींचा है तो ये अगर 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर होगी, इस तरह से। अब हम इसको नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी और ये डी और ये ई लिख देते हैं स्टूडेंट। ये 1.5 है, मैं मान लेता हूं कि ए बी, ये इसकी ऊंचाई है ए बी की, इसको मैं मान लेता हूं कि h मीटर है। पूरी चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरी चिमनी की ऊंचाई h + 1.5
5 हो जाएगी, ध्यान रहे पूरी चिमनी की ऊंचाई ये आएगी। आपको सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है और फिर ए बी में इस 1.5 को जोड़ेंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम यहां पर लिख देंगे हल चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई जो है आपके पास h प्लस 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर दे रखा है। और यहां लिख देंगे ए बी जो है आपके पास, या पहले आप इसको दर्शा दो कि प्रेक्षक की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब ध्यान से समझेंगे, सी डी जो है वो ई बी यानी कि बीई के बराबर है, बीई के बराबर है 28.5 मीटर। अब यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ध्यान से समझेंगे ये समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे, तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ई में हम यहां लिख देंगे कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, अतः अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ए बी इसका लंब हुआ, ए बी लंब जो है वो h मीटर है और बी ई जो है वो आधार है जो कि 28.5 मीटर है। और आपको ये h ज्ञात करना है, मतलब लंब ज्ञात करना है, आधार आपको दे रखा है तो लंब बटा आधार यानी लाल बटा कक्का आपको याद होगा। तो लंब बटा आधार जो होता है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा जो आपको दे रखा है वो 45 डिग्री है, बराबर लंब जो है आपके पास h है और ये आपके पास 28.5 है। आपको पता होगा सारणी में tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, तो 1/1 h 28.5, तो आपके पास यहाँ h की जो वैल्यू आएगी वो 28.5 मीटर आ जाएगी। अब यहां लिख देंगे चिमनी की ऊंचाई, स्टूडेंट चिमनी की जो ऊंचाई हो जाएगी यानी कि h प्लस 1.5 यानी 28.5 प्लस 1.5, तो ये कुल मिलाकर कितने मीटर आ जाएगी स्टूडेंट? 30 मीटर आ जाएगी आपकी चिमनी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आपको दे रखा है दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है और बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। देखो दो सेकेंद्रीय वर्त है स्टूडेंट, आपको दे रखे हैं दो सेकेंद्रीय वर्त है, मतलब जैसे आप होते सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ में या एक ही कक्षा में पढ़ने वाले, उसी प्रकार है सहकेंद्र, सहकेंद्र का मतलब जिन दो वर्तों का केंद्र एक ही होगा। तो दो वर्तों के एक ही केंद्र वाले दो वर्तों पर ये कह रहा है कि बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। तो ये स्टूडेंट मैंने मान लिया कि ये रेखा है ए बी, जो बड़े वर्त की तो जीवा है और छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है, तो ये केंद्र इसका O हो जाएगा, इसको मान लेते हैं P। अब यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर दे रखा है आपको। छोटे वर्त की त्रिज्या जो है 3 सेमी है, सॉरी 3 सेमी, और बड़े वर्त की जो त्रिज्या है बड़े वर्त की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 5 सेमी, ये आपको 5 सेमी दे रखा है। आपको ज्ञात करना है ये ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है स्टूडेंट, किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? ए बी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि स्पर्श बिंदु से, या कह दो कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई रेखा जो है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर
लंब होती है। क्या होती है? हमेशा लंब होती है। इसका मतलब ये जहां पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और इधर भी ये जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और दोनों समान समकोण त्रिभुज हैं, दोनों ही समान समकोण त्रिभुज हैं। इसका मतलब इसका अगर लंब 3 है, 5 कर्ण 5 है, तो इसका जो आधार आएगा इसका भी आधार उतना ही आएगा। तो हम एक का आधार ज्ञात करेंगे, दूसरे को डायरेक्ट लिख करके जोड़ देंगे। वैसे भी हमें पता है कि केंद्र से एक जीवा पर खींची गई त्रिज्या या लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो हम यहां लिख देंगे बड़े वर्त की त्रिज्या r बराबर, यानी कि r1 बराबर 5 सेमी है, छोटे वर्त की त्रिज्या r2 जो है आपके पास 3 सेंटीमीटर है। अब यहां पर लिख देंगे ए बी बड़े वर्त की जीवा है। इसीलिए यहां लिख देंगे त्रिभुज ए पी ओ समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए पी ओ समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओपी जो है वो ए बी पर लंब है, ओपी जो है वो ए बी पर लंब है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये 90 है, इसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये मान लीजिए थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, लंब जो है आपके पास 3 का स्क्वायर है, और आधार जो है वो आपके पास एपी के बराबर है। ये वाली इतनी जो दूरी है एपी के बराबर है। तो 5 का स्क्वायर स्टूडेंट 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एपी का स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 और एपी स्क्वायर, 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे स्टूडेंट। एपी का जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है। तो एपी जो है वो आपके पास आ जाती है 4 सेमी। यहां लिख देंगे चूंकि ओपी लंब एबी है और एबी वर्त की जीवा है, एबी वर्त की जीवा है। यदि जीवा पर केंद्र से कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए एपी बराबर बीपी होगा, और एपी प्लस बीपी जो है वो एबी के बराबर होगी। तो एपी जो है वो 4 सेमी है, तो बीपी भी 4 आएगा। तो एबी जो है कुल मिलाकर आपके पास 8 सेमी आ जाएगी, यानी बड़े वर्त की जीवा जो है वो 8 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये टोटली फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन है इसमें। तो दोनों तीनों फॉर्मूले जो है इसके उसको अच्छी तरह से याद कर लें स्टूडेंट। आपको दे रखा है कि ये एक वर्त है, ये 2 त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया भाग त्रिज्याखंड कहलाता है, और जीवा के द्वारा काटा गया भाग वर्तखंड कहलाता है। इसको लघु वर्तखंड कहते हैं और इसको दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। तो यहां से हम लिख देंगे कि वर्त की त्रिज्या यानी कि r जो है वो आपको 12 सेमी दे रखा है, और केंद्र पर अंतरित कोण यानी थीटा 120 डिग्री है। अब यहां से हम यहां लिख देंगे कि ओ ए बी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब है कि इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना। तो लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल में सभी हर बार एक जैसा सूत्र लगेगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज अलग अलग प्रकार का आएगा। कभी समबाहु है, कभी समद्विबाहु है, कभी विषम है, तो कभी समकोण है। तो इसके लिए कॉमन एक फॉर्मूला बना दिया जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर जो है हम
लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां से याद रखो स्टूडेंट, यदि आपके पास r जो है वो ऐसा हो जो 7 से विभाजित हो सकता है, तो ऐसे सवालों में जब r 7 से विभाजित होता हो तो पाई की वैल्यू बिना देखे 22/7 रख देंगे। लेकिन अगर कभी भी यहाँ पर r की वैल्यू 5, 10, 15, 12 ऐसी आती है तो हमेशा मैं आपको कहूंगा कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 रखें। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 थीटा की वैल्यू जो है आपके पास 120 डिग्री है, बटा में 360 माइनस 1/2 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एक ही मान, एक दो मान ऐसे हैं, वैसे तो मैंने बताया था सारणी आगे तक होती है, पर फिर भी याद रख लो साइन 120 डिग्री का मान जो होता है वो साइन 60 के बराबर ही होता है, यानी √3/2 ही होता है। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 12 तिया 36, 3 से इसको काटो 4 बार कट जाएगा, तो 12 चौका 48, 3.14 इंटू 48 माइनस इधर इसको कैंसिल करो 6 बार, तो 6 इंटू 12 इंटू साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है, तो √3/2 कर देंगे, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बार कट जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे और इन दोनों का भी गुणा, 3.14 इंटू 48 माइनस 36 √3 आ जाएगा। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, एक्चुअल में √3 की जो वैल्यू होती है 1.73205 होती है, लेकिन हम ज्यादातर √3 की वैल्यू जो है 1.73 तक ही यूज करते हैं। तो यहां से यहां रख देंगे, पहले इसका गुणा कर लेंगे स्टूडेंट, तो 3.14 को 48 से इंटू करेंगे, 8 चौका 32, 8 एक 8 और 3 11 का 1, 8 3 24, 24 और 1 25, 4 चौक 16, 4 एक 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 7 0 5 और 1, 2 छोड़ के पॉइंट, तो 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73, तो हम यहां से 36 के साथ इसका इंटू कर लेंगे, 1.73 इंटू 6 तिया 18, 6 7 42 और 1 43, 6 का 6, 6 और 4 10, फिर 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 एक 3 और 2 5, 8 2 2 6, 2 छोड़ के पॉइंट, यानी कि 150.72 माइनस 62.28। अब इसमें से माइनस करो स्टूडेंट, 12 में से 8 जाएंगे आपके पास 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे आपके पास 4 बचेगा, और इधर 10 में से 2 जाएंगे आपके पास 8 बचेगा, और 15 में से जो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो आपका जो उत्तर बचेगा वो 81.44 सेमी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट।